हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए में डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड होता है, क्या वो पार्टिसिपेट करता है या सिर्फ एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है। तो हमने सीखा कि नहीं, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं उसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होगा या फिर नॉनसेंस या एंटीसेंस स्ट्रैंड होगा, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन में, जबकि दूसरा वाला स्ट्रैंड जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है और वो स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है और वो बिल्कुल भी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर है ये बात। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आखिरकार ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है हम लोग पहले पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक डीएनए और उसके बाद पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक डीएनए। दोनों में फर्क है तो बिल्कुल अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, तो सबसे पहले बात यह है कि क्या पूरा का पूरा डीएनए, अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया था कि क्या डीएनए के दो स्ट्रैंड भाग लेते हैं या सिर्फ एक स्ट्रैंड लेता है। तो वहां मैंने क्लियर किया कि सिर्फ एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या पूरा लेंथ ऑफ डीएनए, फुल लेंथ ऑफ डीएनए, जैसा कि रेप्लिकेशन में फुल लेंथ ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, क्या उसी प्रकार फुल लेंथ ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा और जो सेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा मतलब वो फंक्शनली एक्टिव है, मतलब वो एक्सप्रेशन में भाग ले रहा है, मतलब वो यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब उसी फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई डीएनए है ना, और ये उसका मान लिया जाए पूरा लेंथ है, तो पूरा का पूरा लेंथ जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लिया जाए सिर्फ इतना सा फ्रैगमेंट जो है डीएनए का, वो किस चीज में पार्टिसिपेट करेगा? ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए जो यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग जीन कहेंगे। हालांकि जीन का डेफिनेशन इतना सिंपल नहीं है जो अभी हम बता रहे हैं, क्योंकि इस आधार पे तुम तो यही कहोगे कि जो जीन होता है वो डीएनए के स्ट्रैंड के आधार पे उसको आराम से डिफाइन किया जा सकता है। मतलब डीएनए के सीक्वेंस को देखेंगे और जीन का सीक्वेंस हम बता देंगे। तो नहीं बच्चों, यू कैन नॉट डिफाइन द जीन ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये आपको समझ में आएगा जब आप ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक डीएनए पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी बेसिक डेफिनेशन यही रखते हैं कि द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा, जो एक्सप्रेशन का यूनिट होगा, उसको हम लोग जीन कहेंगे। हालांकि ये एक अधूरा डेफिनेशन है, तो अधूरा ही सही, अभी हल्का बेसिस पे इसको रखा जाए और जब हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक डीएनए खत्म कर लेंगे तो आपको हम बताएंगे जीन का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होना चाहिए। क्लियर है? तो इससे यह समझ में आता है कि पूरा का पूरा लेंथ ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेगा, सिर्फ वन फ्रैगमेंट भाग लेगा। तो चलो उस फ्रैगमेंट की बात करते हैं और अभी उस फ्रैगमेंट को हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। तो बच्चों, जीन ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। क्लियर है? अब जीन अगर ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है तो कहां से ट्रांसक्रिप्शन होगा? क्या रैंडमली कहीं भी ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाएगा? तो रैंडमली तो रेप्लिकेशन कहीं भी चालू नहीं हुआ था। रेप्लिकेशन भी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही स्टार्ट हुआ था। तो कॉमन सेंस है, ट्रांसक्रिप्शन तो और इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, ये तो कहीं से भी चालू हो ही नहीं सकता है। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? ये भी स्टार्ट होगा एक निश्चित जगह से, स्टार्ट पॉइंट से। तो सबसे पहले हमें समझना है
ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट पॉइंट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो अब नजरें बिल्कुल स्क्रीन पे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं ये वो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा, मतलब ये एक जीन है जो ट्रांसक्रिप्शन में क्या लेगा, भाग लेगा। अच्छा, ये 3' से 5' प्राइम है, और ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री वाला 5' से 3' वाला। ठीक है, और ऊपर वाले को हम मानते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऊपर वाले को क्या मान रहे हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी कि कौन सा स्ट्रैंड हो जाएगा, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर ये कौन सा स्ट्रैंड हो जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये कौन सा स्ट्रैंड है, तो ये हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ऊपर वाला है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है। अब यहां पे कोई ना कोई सीक्वेंस वगैरह होता होगा, तो चलिए यहां पे जो भी सीक्वेंस आपको मानना है आप अपने मन से उसको मान लीजिएगा। ATGC में से जो जहां रखना है रख दीजिएगा। बस याद रखिएगा, A रखिएगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में T होना चाहिए, G रखिएगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में C होना चाहिए, C रखिएगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में G होना चाहिए, और T रखिएगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में A होना चाहिए। ये अपने हिसाब से तुम बिठा लेना। क्लियर है। हमें तो ये पढ़ना है कि एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे होता है और कहां से होता है। तो देखो, कोडिंग स्ट्रैंड है नीचे वाला, और ऊपर वाला स्ट्रैंड है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि ये दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेगा, सिर्फ एक स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा, और उस स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड ने त्याग किया है कि हम चलो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेंगे तो हमने बोला था कि चूंकि इसने त्याग किया है तो त्याग के बदले इसको इनाम तो मिलना ही चाहिए। तो इसको पहला इनाम ये मिल गया कि इसका नाम पड़ गया कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बनने वाले आरएनए के सीक्वेंस के एग्जैक्टली बराबर होगा। कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस बनने वाले आरएनए के सीक्वेंस के क्या होगा, एग्जैक्टली बराबर होगा। सीक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रैंड exactly similar to newly formed RNA। बस फर्क ये रहेगा कि इस डीएनए में जहां T होगा वहां पे आरएनए में क्या होगा, U होगा। तो फर्क क्या होगा, एट प्लेस ऑफ U, यूरासिल, इन RNA T, thymine will be present in DNA। बस ये एक छोटा सा फर्क होगा, क्योंकि आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, तो थाइमीन की जगह पे कौन होता है, यूरासिल होता है। तो ये एक छोटा सा फर्क होगा, बाकी कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस एग्जैक्टली नए बने हुए आरएनए के बराबर होगा। तो एक तो ये इसको इनाम मिल गया, और दूसरा इनाम जो स्टार्ट पॉइंट वगैरह होता है ना, जो हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं कि स्टार्ट यहां से होगा, उसको पढ़ने का रेफरेंस भी हम लोग ना कोडिंग स्ट्रैंड से लेते हैं। इनाम मिलना चाहिए ना भाई, इसने त्याग किया है तो बिल्कुल इनाम मिलना चाहिए। कोडिंग स्ट्रैंड को एक और इनाम मिला कि जब हम लोग स्टार्ट पॉइंट का रेफरेंस लेते हैं कि कहां से स्टार्ट होगा, तो वो रेफरेंस हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड के कंपैरिजन में नहीं लेते हैं। वो रेफरेंस हम लोग किसका लेते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड का लेते हैं। ठीक है। अब जिस जगह पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए का वो सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डीएनए का वो सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें होती हैं बच्चों, 3 चीजें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला रेफरेंस किसका लेना है, कोडिंग का। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' की तरफ, कोडिंग स्ट्रैंड के 5' की तरफ एक सीक्वेंस होगा, यही ना 5' है। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' की तरफ एक सीक्वेंस होगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रोमोटर। इसको क्या कहते हैं, प्रोमोटर। कोडिंग स्ट्रैंड के 5' की तरफ प्रोमोटर होता है,
उसके बाद का जो सीक्वेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और एक्चुअली में उसी सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन होता है। उसी सेगमेंट का क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। प्रोमोटर का नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन, है ना। और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 डैश की तरफ, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 डैश की तरफ एक और सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटर, जहां पे वो क्या हो जाता है? ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। तो देखिए, प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, टर्मिनेटर है। बताइए प्रोमोटर किधर है? तो प्रोमोटर जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 डैश एंड की तरफ है। टर्मिनेटर जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड के 3 डैश एंड की तरफ है। और अगर आपसे कोई पूछेगा स्ट्रक्चरल जीन कहां है, तो आप बोलना इन बिटवीन द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में कौन सा जीन होता है? स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन ही वो जीन होता है विच इज टू बी ट्रांसक्राइब्ड, विच इज टू बी ट्रांसक्राइब्ड। इसी को क्या करना है? ट्रांसक्राइब करना है। इसी सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री में आरएनए का फॉर्मेशन होने वाला है। क्लियर है? तो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के शुरुआत को डिसाइड कौन करता है? प्रोमोटर। ट्रांसक्रिप्शन के अंत को डिसाइड कौन करता है? टर्मिनेटर। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन होता कहां, किसका है? स्ट्रक्चरल जीन का। तो हम नहीं बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड बाय, दोनों तरफ से घिरा हुआ है, किसके द्वारा? प्रोमोटर और टर्मिनेटर। अब ध्यान देना बच्चों, ये तो रेफरेंस हमने कोडिंग स्ट्रैंड पे लिख दिया, लेकिन होना तो कोडिंग स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, होना तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का है। तो ट्रांसक्रिप्शन तो इस डायरेक्शन में यहां से स्टार्ट होगा और ऐसे करके ट्रांसक्रिप्शन होगा। और ट्रांसक्रिप्शन अगर इस डायरेक्शन में होगा तो ये इसका 5 डैश होगा और ये इसका 3 डैश होगा, है ना। तो इसमें होगा, तो देखो ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का फ्लो किधर होगा? इधर होगा। और फ्लो में अगर हम लोग बात करना चाहते हैं तो हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। फिजिक्स में रिवर प्रॉब्लम अगर आप बनाते हैं और अगर जिधर पानी का फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। और फ्लो के अपोजिट को आप लोग क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम। तो बताइए ट्रांसक्रिप्शन के होने का दिशा कौन है? ये वाला। तो डाउन स्ट्रीम ये होगा कि नहीं होगा? और ये अप स्ट्रीम होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? अप स्ट्रीम कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम कहेंगे। तो बच्चों बताइए जरा टर्मिनेटर को कहां डिफाइन करेंगे? तो हम बोलेंगे टर्मिनेटर कोडिंग स्ट्रैंड के 3 डैश एंड पे होता है, जो स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम होता है। और प्रोमोटर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रोमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के 5 डैश की तरफ होता है, जो स्ट्रक्चरल जीन के अप स्ट्रीम होता है। क्या होता है? अप स्ट्रीम होता है। प्रेजेंट अपस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन रेफरेंस लिया गया है, रेफरेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड टेकन। रेफरेंस लिया गया है कोडिंग स्ट्रैंड का, तो प्रेजेंट अपस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन टुवर्ड 5 डैश इंड। 5 डैश इंड की तरफ है, लेकिन 5 डैश इंड किसका लिया गया है? कोडिंग स्ट्रैंड का लिया गया है। तो बताओ बच्चों टर्मिनेटर क्या होगा? टर्मिनेटर होगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम किसके डाउन स्ट्रीम होगा? तो डाउन स्ट्रीम होगा ये आपको स्ट्रक्चरल जीन के। और 3 डैश इन पे होगा कि 5 डैश इन पे? तो 3 डैश इन पे। डाउन स्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन एट 3 डैश इंड। और 3 डैश इंड किसका रेफरेंस लिया गया है? कोडिंग स्ट्रैंड का। तो बताइए इस तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं बच्चों। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो सेगमेंट होता है जहां ट्रांसक्रिप्शन होता है। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने चीज होते हैं? 3 चीजें होती हैं। प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा, और
टर्मिनेटर, इस तीनों को मिलाकर हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो हम यहां बोल सकते हैं कि इस तीनों को मिलाकर कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना। यहां से लेकर के यहां तक को क्या कहा जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब होता है प्रोमोटर प्लस स्ट्रक्चरल जीन प्लस टर्मिनेटर। टर्मिनेटर बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चलो बढ़िया। अब यहां पे प्रोमोटर का क्या काम है और टर्मिनेटर का क्या काम है? स्ट्रक्चरल जीन तो समझ में आ गया जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। प्रोमोटर का क्या काम है और टर्मिनेटर का क्या काम है? तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एंजाइम चाहिए होता होगा, जैसे रेप्लिकेशन करने के लिए एंजाइम चाहिए होता होगा। प्रोकैरियोट में जो रेप्लिकेशन हो रहा था उसमें एंजाइम का नाम क्या बताया गया था बच्चों? डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए का नया चेन बनाना था तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा। और यहां आरएनए का नया चेन बनाना है तो क्या कहेंगे? आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा। लेकिन एक समानता है बच्चों दोनों में, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज दोनों में एक समानता है। वो जो डीएनए पॉलीमरेज था ना, वो भी डीएनए के टेम्पलेट के आधार पे डीएनए बनाता था, अपने मन से नहीं बनाता था। वो भी डीएनए के टेम्पलेट के आधार पे नया कॉपी ऑफ डीएनए बनाता था, नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाता था, कॉम्प्लीमेंटेरिटी का नियम का पालन करते हुए। मतलब उस प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज को हमने क्या कहा था? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और यहां पे भी बच्चों जो आरएनए पॉलीमरेज होगा ना, वो डीएनए के टेम्पलेट के आधार पे काम करेगा, बिना डीएनए के टेम्पलेट के आधार पे वो भी काम नहीं कर पाएगा। तो ई आरएनए पॉलीमरेज भी कैसा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब समझ में आया? रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन करवाने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, ये दोनों का दोनों डीएनए टेम्पलेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब बिना डीएनए टेम्पलेट के ये सब अपना मन से काम नहीं कर पाता है। इस समानता, सिमिलरिटी आई कि नहीं आई? तो बिल्कुल ये दोनों एंजाइम के बीच में क्या आई है? सिमिलरिटी आई है। ठीक है, चलिए। जैसा कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में प्रोकैरियोट में हमने आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार का होता है, तो वहां आपको बताया गया था डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह का होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया वगैरह में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का होता है और उसका नाम आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब एक ही प्रकार का होता है तो 1 2 3 लगाने का क्या लॉजिक बनता है? कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो वो सिर्फ एक प्रकार का होता है और उसका नाम क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज। तो बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ना, उस एंजाइम के जुड़ने का जो सीक्वेंस होता है वो कहीं भी ऐरे गैरे जगह पे नहीं जुड़ेगा, वो किसी एक खास जगह पे जुड़ेगा। और वो खास जगह कहां होता है? प्रोमोटर पे होता है। प्रोमोटर का महत्व समझिएगा। प्रोमोटर जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में कहीं पे एक सीक्वेंस होता है और वो खास सीक्वेंस होता है, कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है, उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। रिकॉग्निशन मतलब पहचानने वाला सीक्वेंस कहते हैं। और ये वही सीक्वेंस होता है जिसको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहचानता है। तो बताइए प्रोमोटर का क्या महत्व है? तो बोलिएगा प्रोमोटर अप स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन पे 5' इंड की तरफ, ये 5' इंड कोडिंग स्ट्रैंड का है, पे पाया जाता है। प्रोमोटर सीक्वेंस का ये महत्व है कि प्रोमोटर सीक्वेंस के बीच में कहीं पे एक स्पेसिफिक कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है जिसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा जाता है, जिस जगह पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके क्या करता है? बाइंड करता है। और बाइंड करने के बाद वो ट्रांसक्रिप्शन के फेनोमेना को क्या करता है? स्टार्ट करता है। तो बताइए बच्चों, अगर प्रोमोटर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर प्रोमोटर नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज उस जगह को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और वहां बाइंड नहीं कर पाएगा। तो अब एक मन में क्वेश्चन आता है कि अगर वहां रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो क्या कभी भी कहीं भी बाइंड कर पाएगा?
हाँ बाइंड कर जाएगा, कहीं भी बाइंड कर जाएगा। और कहीं भी का मतलब क्या है, हो सकता है प्रोमोटर से पहले ही बाइंड कर जाए, हो सकता है स्ट्रक्चरल जीन के आधा पे बाइंड कर जाए, यानी कि वो किसी रैंडम जगह पे बाइंड कर जाएगा और रैंडम ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। तो इससे तो जो बनना चाहिए था वो ना बन के कुछ और बन जाएगा। तो इसके लिए जगह फिक्स करके रखना पड़ेगा हमको, क्या कि आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा जिद्दिया टाइप का एंजाइम होता है, जिद्दी एंजाइम होता है। वो कहता है कि हमको अपना कुर्सी नहीं देगा तो हम कहीं बैठ जाएंगे, अब कहीं भी बैठ जाएंगे तो कांड कर देगा। अब मान लो स्ट्रक्चरल जीन के बीच में आके यहाँ बैठ गया, तब तो आधे ना ट्रांसक्राइब कर पाएगा, आधा तो करिए नहीं पाएगा, तो बर्बादे ना कर दिया। तो बहुत जिद्दी टाइप का एंजाइम है, इसीलिए उसका कुर्सी रखना, उस जगह पे रखना बड़ा जरूरी है। उसका रिकॉग्निशन साइट नहीं रखोगे ना तो कहीं से भी स्टार्ट कर देगा, सब कचरा कर देगा वो। इसीलिए प्रोमोटर का होना बहुत जरूरी है कि नहीं, है ना। चलो अब एक मन में ऐसे ही मजा लेने वाला सवाल आ रहा है, और सवाल ये है कि अगर हम प्रोमोटर को इधर कर दें या टर्मिनेटर को इधर कर दे, तो मतलब ये डीएनए को हम ऐसे पलट दे, तो प्रोमोटर उधर कर दे और टर्मिनेटर इधर कर दे, स्ट्रक्चरल को ऐसे ही रहने दे, इसको छेड़खानी ना करें, स्ट्रक्चरल जैसा है वैसा ही रहने दे, प्रोमोटर को उठा के बस इधर कर दे और टर्मिनेटर को उठा के बस इधर कर दे, तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चों। तो हो कुछ नहीं जाएगा, हो कुछ नहीं जाएगा, बस ये हो जाएगा कि ऊपर वाले का नाम कोडिंग स्ट्रैंड रख देना और नीचे वाले का नाम टेम्पलेट स्ट्रैंड रख देना। अरे यही ना होगा, रेफरेंस हमेशा कोडिंग का लेना है, समझना ध्यान से। इसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोमोटर, और इसको क्या कह रहे हैं हम, टर्मिनेटर। तो बताइए, प्रोमोटर तो हमेशा हम बोले हैं 5 कोडिंग के होगा, प्रोमोटर 5 की तरफ तो है, इसको हम लिखे हैं नॉन कोडिंग, तो बस नॉन मिटा देना, ये कोडिंग हो जाएगा। तो ये वाला स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, नॉन कोडिंग हो जाएगा। मतलब अगर आपसे कभी नीट में सवाल पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल हैपन इफ द पोजीशन ऑफ प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर आर एक्सचेंज्ड, प्रोमोटर और टर्मिनेटर को एक्सचेंज कर दीजिएगा तो क्या होगा, तो कोडिंग और नॉन कोडिंग का नाम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रोमोटर हमेशा 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 कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में 5 इंड पे स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम पे ही होगा, और टर्मिनेटर हमेशा हमेशा और हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में 3 इंड की तरफ स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम पे ही होगा। क्लियर बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में बात कर ले, और फिर हम लोग बात करेंगे प्रोसेस कैसे चलता है। और चूंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रियोट का, तो प्रोक्रियोट में आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक प्रकार का होता है बच्चों। लेकिन ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है। कॉम्प्लेक्स एंजाइम कहने का मतलब है कि इसमें हिस्से बहुत सारे होते हैं, मतलब इसमें थोड़े पॉलीपेप्टाइड अलग अलग तरह के होते हैं। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से होते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। अच्छा, ये आरएनए पॉलीमरेज का पहला नेचर क्या निकल के आएगा बच्चों, कैसा आरएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मतलब टेम्पलेट के आधार पे ही बनाएगा, इंडिपेंडेंट वे में नहीं बनाएगा। और दूसरा, ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कोर एंजाइम, कोर एंजाइम, और प्लस होता है सिग्मा, ये सिंबल को सिग्मा कहते हैं, सिग्मा फैक्टर। कोर एंजाइम प्लस सिंबल का नाम है सिग्मा, सिग्मा फैक्टर, है ना। अब कोर एंजाइम में कौन कौन होता है, तो कोर एंजाइम में 2 अल्फा यूनिट होता है, अल्फा अल्फा, अल्फा के 2 यूनिट होते हैं, एक बीटा का यूनिट होता है और एक बीटा डैश का यूनिट होता है, और एक ओमेगा का यूनिट होता है, ओमेगा का यूनिट होता है। तो एक यूनिट जो होता है वो ओमेगा का होता है। ये 5 यूनिट मिलके किसका फॉर्मेशन करता है, कोर एंजाइम का। 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, ये पांचों मिलके बना कोर एंजाइम। तो ये रहा कोर एंजाइम, है ना, ये कोर एंजाइम है। और कोर एंजाइम के साथ जुड़ता है सिग्मा फैक्टर,
तो कंप्लीट एंजाइम बनता है। बच्चों सिग्मा फैक्टर बहुत जरूरी है, अभी महत्व आपको समझ में आएगा। तो ये इस तरीके से रहा। अब ये आरएनए पॉलीमरेज दोनों जुड़ने के बाद कैसा बन जाएगा, तो ये दोनों जुड़ने के बाद ये आपको दिखेगा कुछ ऐसा, ये कोर एंजाइम रहेगा और इसमें इस तरीके से कौन रहेगा, सिग्मा। तो कोर एंजाइम के साथ देख सकते हैं आप सिग्मा जुड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या कहेंगे, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बाकी आरएनए पॉलीमरेज में दो चीजें हैं, एक सिग्मा है और 5 यूनिट है, अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। क्लियर है बात। चलो, यही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर के अंदर एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको रिकॉग्नाइज करके वहीं पे बाइंड करता है। तो कौन है आरएनए पॉलीमरेज में जो उस जगह को रिकॉग्नाइज करता है, वही है सिग्मा। सिग्मा में देखो एस है, एस का मतलब स्टार्ट। तो स्टार्ट करवाने के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे जुड़ना बहुत जरूरी है और वो जुड़वाने वाला फैक्टर का नाम क्या है, सिग्मा फैक्टर। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं होगा तो फिर वही सब बात, रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे वो बाइंड नहीं कर पाएगा, उस जगह पे वो बाइंड नहीं कर पाएगा। क्लियर है बात अपना। तो उस जगह पे बाइंड नहीं कर पाएगा, यानी कि सिग्मा फैक्टर का होना बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके बिना काम नहीं चलता है। फिर वही सिग्मा फैक्टर अगर नहीं रहेगा तो कहीं भी बाइंड करके कहीं से भी काम करना चालू कर देगा, तो इसका होना बड़ा जरूरी ना है, नहीं तो सब दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो अब सिग्मा फैक्टर सब तो समझ लिए, अब थोड़ा सा फिगर में समझते हैं कि प्रोसेस कैसे चलता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ना, वो सारा काम खुद ही कर लेता है, इसको हेलिकेज जैसे एंजाइम की जरूरत नहीं होती है। ये खुद ही जो है अनवाइंड करता है, दोनों स्ट्रैंड को अलग करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को खुद ही तोड़ता है, खुद ही आगे बढ़ता है, तो ये सारा काम खुद ही कर लेता है। चल, ये रहा डीएनए का स्ट्रैंड। डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है। चलो, हम नीचे वाले को मान रहे हैं कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसको हम मान रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इसको हम इधर 5 डैश लिखेंगे और इसको इधर हम 3 डैश लिखेंगे। ऊपर वाला इधर 5 डैश हो जाएगा और इधर कौन हो जाएगा, 3 डैश हो जाएगा। और ये इस तरीके से यहां पे रहेगा। जो आपको मन कर रहा है लिखने का, आप सीक्वेंस यहां पे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस कॉम्प्लीमेंट्री का नियम पालन करके लिखिएगा, बिना कॉम्प्लीमेंटरिटी के नियम के पालन किए हुए मत लिखिएगा। चलिए, प्रोमोटर साहब किधर होंगे, प्रोमोटर साहब कोडिंग के 5 डैश की तरफ होंगे। टर्मिनेटर साहब किधर होंगे, तो यहां होंगे। और बीच वाले साहब कौन होंगे, तो स्ट्रक्चरल जीन होंगे। ये हो गया प्रोमोटर, ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन और ये हो गया टर्मिनेटर। तीनों अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं। अब देखना यहां पे क्या होगा। अब यहां पे ये होने वाला है कि आरएनए पॉलीमरेज आएगा और उसका जो सिग्मा फैक्टर होगा वो इस प्रोमोटर में उस खास जगह को पहचानेगा। तो भाई कौन है वो खास जगह जिसका तभी से चर्चा किया जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। इन प्रोमोटर a specific 6 base pair sequence present है ना। इन प्रोमोटर a specific 6 base pair sequence present 10 नाइट्रोजन बेस या 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम टू स्टार्ट पॉइंट इन प्रोकैरियोटिक डीएनए में जहां से स्टार्ट होना है उस स्टार्ट पॉइंट के 10 बेस पेयर पहले, मतलब मान लो यहां से स्टार्ट होना है तो इससे 10 बेस पेयर पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर पहले 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। तो ये वाला मान लो 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है और इसी को कहा जाता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसको क्या कहा जाता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है TATAAT।
TATAAT ये सीक्वेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिब्नोबॉक्स। प्रिब्नोबॉक्स है ना। तो प्रोक्रियोटिक डीएनए में, सॉरी यूक्रियोटिक नहीं चल रहा है, प्रोक्रियोटिक डीएनए चल रहा है। तो प्रोक्रियोटिक डीएनए में जो स्टार्ट पॉइंट है, यही मान लो स्टार्ट पॉइंट है, तो ये स्टार्ट पॉइंट है। तो जो स्टार्ट पॉइंट होगा, उस स्टार्ट पॉइंट से 10 नाइट्रोजन बेस पेयर पहले, तो पहले को हम लोग अपस्ट्रीम लिखते हैं, तो 10 बेस पेयर पहले, 6 बेस पेयर का एक खास सीक्वेंस होता है, और इसी खास सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, तो TATAAT होता है या प्रिब्नोबॉक्स होता है। और इसी सीक्वेंस को सिग्मा फैक्टर पहचानता है। कोड एंजाइम के साथ जो सिग्मा फैक्टर होता है वो इसी सीक्वेंस को पहचानता है, और वो आता है और इस सीक्वेंस के साथ बाइंड कर जाता है। और जैसे ही इस सीक्वेंस के साथ बाइंड करता है, तो 10 बेस पेयर को छोड़कर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो बताओ कितना महत्वपूर्ण सीक्वेंस है। ये कुर्सी ना हुआ जी सिग्मा फैक्टर का, और अगर तुम इसको नहीं रखोगे, इसको हटा दोगे, तो क्या वो यहां पे जुड़ पाएगा? फिर तो उसको जहां मन वहीं जुड़ जाएगा, और जहां मन वहां जुड़ गया तो फिर तो कांड करते रहेगा, कहीं से कहीं कुछ से कुछ बनाते रहेगा। तो बताओ प्रोमोटर का होना बहुत जरूरी है कि नहीं, प्रोमोटर में रिकॉग्निशन सीक्वेंस का होना बहुत जरूरी है कि नहीं, और सिग्मा फैक्टर का होना बहुत जरूरी है कि नहीं? तीनों का होना बहुत जरूरी है, प्रोमोटर का भी, प्रोमोटर में रिकॉग्निशन सीक्वेंस का भी, और किसका, सिग्मा फैक्टर का भी। तीनों ने अपना काम कर दिया, अब सिग्मा फैक्टर का कोई काम नहीं है। सिग्मा फैक्टर एक बार आरएनए पॉलीमरेज को के कोड एंजाइम को उस जगह पहुंचा दिया, उसके बाद सिग्मा फैक्टर का काम खत्म। ये वही बात है कि एक अननोन आदमी बस पे चढ़ना चाहता है, उसको कहीं बस से सवारी करना है, बस से कहीं सफर करना है और जाना है, लेकिन वो अननोन है उस शहर में। तो उसका कोई शहर का रिश्तेदार दोस्त वगैरह आता है, कहता है चलिए चलिए हम आपको चढ़ा देंगे, और उसके बाद उसको चढ़ा देता है बस पे। तो जो दूसरा आदमी जो उसको चढ़ाने आया था, उस आदमी का क्या महत्व था? उस आदमी का यह महत्व था कि वो आदमी इस अननोन आदमी को सही बस पे सही समय पे चढ़ा दिया कि नहीं चढ़ा दिया? तो बिल्कुल चढ़ा दिया। तो मान लो अगर इस अननोन आदमी का वो रिश्तेदार वहां नहीं होता, तो ये दोस्त वहां नहीं होता, तो क्या ये उसी बस में चढ़ता कि किसी भी बस में चढ़ जाता? तो इसको तो आइडिया था नहीं, ये किसी भी रैंडम बस में चढ़ जाता, पहुंचना होता कहीं और, पहुंच जाता कहीं और, पहुंचना होता किसी और समय पे, पहुंच जाता किसी और समय पे। तो बताइए उस रिश्तेदार का क्या महत्व हुआ? उसका महत्व हुआ कि सही समय पे सही जगह पे उस आदमी को बस पे चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, चढ़ा दिया। अब वो उस आदमी की जिम्मेदारी है ना कि बस का सफर खुद करे, उसका ठेका वो थोड़ी ले रखा है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ वहां तक पहुंचाने का था। तो बच्चों वही रिश्तेदार जो बस पे चढ़ाया था, उसी के जैसा काम करने वाला फैक्टर है। कौन सा फैक्टर? सिग्मा फैक्टर। कौन सा फैक्टर? सिग्मा फैक्टर। वो चढ़ा दिया, वो हट गया, अब कौन जिम्मा लेगा? कोड एंजाइम। और कोड एंजाइम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कोड एंजाइम आगे बढ़ेगा। बच्चों कोड एंजाइम ना कंप्लीट एंजाइम है। कोड एंजाइम पूर्ण तरीके से दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको स्वयं तोड़ता है, ये जो लपेटा हुआ होता है उसको खुद ही खोलता है, और प्लस जो न्यू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है उसका सिंथेसिस भी वो स्वयं करता है, यानी कि सारा काम वो खुद करता है। मतलब ये आलसी नहीं है, बहुत एक्टिव एंजाइम है। जबकि डीएनए पॉलीमरेज कितना आलसी था, वो कहता था भाई हम तो जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, हमसे स्टार्ट करवाना है तो पहले हमको छोटा सा प्राइमर बना के दो। फिर कहा कि हम तो खोलेंगे भी नहीं, खोलने वाला जो है दूसरा लाके दो, दोनों स्ट्रैंड को अलग करने वाला तीसरा लाके दो, और दोनों स्ट्रैंड को पकड़ के रखे रहने वाले को भी लाके दो, और दूसरी तरफ सुपर क्वाइलिंग ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने वाले को भी लाके दो। मतलब सब काम कर दो तो साहब आराम से आएंगे, अपना रीडिंग करके चले जाएंगे, बना के चले जाएंगे। जबकि आरएनए पॉलीमरेज कहता है भाई हमको खाली चढ़ा दो। आरएनए पॉलीमरेज क्या कहता है? खाली हमको रिकॉग्निशन सीक्वेंस पहचानवा दो, हमको चढ़ा दो, सब काम हम खुद दे कर लेंगे, हम ही उसके अनवाइंड भी करेंगे, लपेटा हुआ है तो अनवाइंड भी करेंगे, हम ही हाइड्रोजनो बॉन्ड तोड़ेंगे,
हम ही आरएनए भी बनाएंगे, हम ही आरएनए को लेके फिर अलग भी हट जाएंगे। मतलब सब काम हम स्वयं कर लेंगे, हमको किसी भी दूसरे का मदद का जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ एक चीज की मदद का जरूरत है, हमको चढ़वा दो और उतरवाने के समय उतरवा भी देना। थोड़ा अब राजा वाला फीलिंग तो देना न पड़ेगा, राजा वाला फीलिंग नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, इतना काम कर रहा है तो थोड़ा राजा वाला फीलिंग दो। चढ़वाने के लिए भी एक नौकर लगाओ और उतरवाने के लिए भी एक नौकर लगाओ, और बनता है, इतना सेवा करना तो बनता है, क्योंकि बीच का सारा काम ये स्वयं कर रहा होता है। तो चढ़वाने वाला कौन है? सिग्मा फैक्टर। उतरवाने वाला भी बताएंगे हम, आने तो दो टर्मिनेटर तक, तो हम बताते हैं कि उतरवाने वाला कौन होता है। क्लियर है बात अपना? तो चलिए आप फटाफट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे कौन बैठ गया? कोड एंजाइम। कोड एंजाइम जो है रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे जाके बैठ गया है, और अब वो क्या करने वाला है? स्टार्ट करने वाला है कौन से फेनोमेना को? ट्रांसक्रिप्शन को। तो देखिए यहां पे वो एंजाइम जो है क्या हो गया है? बैठ गया है। ये रहा वो एंजाइम, ये रहा वो एंजाइम, और इसके अंदर कौन सा फैक्टर है? सिग्मा फैक्टर। ये यहां बैठ गया कि नहीं बैठ गया? अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और यहां तक पहुंच जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा? तोड़ना चालू करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को यहां से क्या करेगा? तोड़ना चालू करेगा। तो देखो यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ये यहां पहुंच गया, सिग्मा उतर गया, वो अकेला वहां पे है। और अब क्या करेगा ना, वो यहां से आरएनए बनाना स्टार्ट करेगा, आरएनए बनाना स्टार्ट करेगा। इस सीक्वेंस का उल्टा यहां पे जुड़ जाएगा, इस सीक्वेंस का उल्टा यहां पे जुड़ जाएगा। फिर धीरे धीरे ये क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो लो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते जा रहा है, और धीरे 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 ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ते जा रहा है। ध्यान दिए रहना बोर्ड पे, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जा रहा है। देखो आगे बढ़ा, देखो और आगे बढ़ा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ये ट्रांसक्रिप्शन और आगे बढ़ते चला जाएगा, और स्ट्रैंड आगे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो चलो दूसरे फिगर में इसको बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में क्या होगा? आगे बढ़ेगा। चलिए ये रहा हमारा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और ये रहा हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। ये रहा प्रोमोटर सीक्वेंस, ये रहा स्ट्रक्चरल जीन वाला सीक्वेंस, और ये रहा टर्मिनेटर सीक्वेंस। ये है 3' और ये है 5'। चलिए वो यहां तक पहुंच चुका है। कौन पहुंच चुका है? कोड एंजाइम। कोड एंजाइम यहां तक पहुंच चुका है। तो देखिए, और यहां से स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट पॉइंट था, तो यहां से लेकर के यहां तक का आरएनए बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ? या खिसकते जाएगा तो आरएनए बनाते जाएगा ना, और ये वाला फ्री होते जाएगा, ये इस तरीके से चलते रहेगा। अब बताओ ये और आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये और आगे बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन यहां तक है, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन यहां तक है, इसको कहेंगे एस जी। ये प्रोमोटर है और ये क्या है? टर्मिनेटर है। तो वो आगे बढ़ते जाएगा। चलो एक फाइनल फिगर, वो आगे और बढ़ रहा है, वो आगे और बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ते जा रहा है। ये प्रोमोटर रहा, ये रहा स्ट्रक्चरल जीन, और ये कौन रहा? टर्मिनेटर रहा। ये कौन सा इंड है? 3' इंड है, और ये कौन सा इंड है? 5' इंड है। चलिए यहां तक कौन सा जीन है आपका? स्ट्रक्चरल जीन है, यही ना, एस जी है, स्ट्रक्चरल जीन है। ये प्रोमोटर है और ये कौन है? टर्मिनेटर। मान लीजिए वो कहां तक पहुंच चुका है? यहां तक पहुंच चुका है, यहां तक वो क्या हो गया है? पहुंच गया है। तो जो नया स्ट्रैंड होगा वो अभी भी इसके साथ जुड़ा हुआ होगा कि नहीं होगा? तो ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये आरएनए का कौन सा प्राइम होगा? 5', और ये आरएनए का कौन सा प्राइम होगा? 3'। तो बताइए एक आरएनए मॉलिक्यूल इसके साथ तैयार है कि नहीं है? क्या ये पूरा का पूरा आरएनए आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं, सिर्फ वो इंड जुड़ा हुआ है जिधर वो बनाते जा रहा है, बाकी सब फ्री है कि नहीं है? तो बाकी सब फ्री है, और वो इंड जुड़ा हुआ है जो अभी बन रहा है। लेकिन अब भी तो वो टर्मिनल पॉइंट पे पहुंच गया। अब वो पहुंच गया है टर्मिनेटर पे, यानी कि बस पे चढ़ा दिया सिग्मा, बस पे चढ़ा दिया सिग्मा। सफर हो रहा है, हो रहा है, काम हो रहा है, सफर हो रहा है, काम हो रहा है, सफर हो रहा है, काम हो रहा है। अब सफर खत्म, जहां पहुंचना था वो जगह आ चुका है। तो उतरवाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बिल्कुल चाहिए। उतरवाने वाला टर्मिनेटर पे रो फैक्टर होता है। कौन सा फैक्टर होता है? रो फैक्टर। और ये रो फैक्टर कोर एंजाइम को क्या करता है? इसके साथ से अलग कर देता है। तो चलिए अब उसको भी देख लीजिए फटाफट। ये रहा, और ये रहा,
ये इस तरीके से यहाँ पे क्या है मौजूद है, और यहां से यहां तक कौन सा जीन था, स्ट्रक्चरल जीन था, यहां से लेकर के यहां तक कौन सा जीन था, स्ट्रक्चरल जीन, ये प्रोमोटर, और ये कौन है, टर्मिनेटर। अब देखिए कोड एंजाइम कहां पहुंच गया है, यहां पे पहुंच गया, तो इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, रो जुड़ जाएगा, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, रो जुड़ जाएगा, और ये यहां से अलग हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा, और ये आरएनए भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये 3 डैश था, ये 5 डैश था, तो ये हो जाएगा 5 डैश और ये हो जाएगा 3 डैश। मतलब क्या हुआ, रो फैक्टर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज का कोड एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज का जैसे ही कोड एंजाइम टर्मिनेटर पे पहुंचा, तो टर्मिनेटर पे एक ऑलरेडी वेट कर रहा था कि आओ तुमको पकड़ के अभी उतारते हैं, बहुत कांड किया है तुम। यानी कि देखो आरएनए पॉलीमरेज का कोड एंजाइम ना कह रहा था भाई हमको चढ़ा दो, तो चढ़ाने के लिए सिग्मा कहा चलो चढ़वा देते हैं। चढ़वाने के बाद वो क्या किया कि कहा जाओ तुम्हारा काम हो गया, तो सिग्मा को भगाया। अब कोड एंजाइम क्या किया, कोड एंजाइम स्टार्ट पॉइंट पे पहुंचा, अनवाइंड किया, क्या किया, पहला काम अनवाइंड किया, दूसरा काम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, और तीसरा काम टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंस को पढ़ते पढ़ते 5 से 3 की तरफ, देखो टेम्पलेट 3 से 5 है तो आरएनए तो 5 से 3 है ना बनेगा, 5 से 3 की तरफ क्या बनाना चालू किया, आरएनए का नया स्ट्रैंड बनाना चालू किया। अच्छा, पढ़ते गया बनाते गया, तो देखो यहां छोटा सा बनाया, थोड़ा आगे बढ़ा तो थोड़ा और बन गया, थोड़ा और आगे बढ़ा तो थोड़ा और बन गया, देखो यहां लास्ट तक पहुंच गया तो लास्ट तक बन गया, लेकिन अभी थोड़ा सा जुड़ले है। कोड एंजाइम भी अभी स्ट्रक्चरल पे है, लेकिन अब कोड एंजाइम जो है टर्मिनेटर पे पहुंचा, तो वहां पहले ही से रो जो है ना बैठा हुआ था कि आओ तुमको अभी बताते हैं, और उसको लेके जो है ना बस से कूद गया, मतलब बस से हट गया, मतलब डिस्पोज हो गया। तो रो फैक्टर कोड एंजाइम को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से अलग हटाता है कि नहीं। तो बच्चों पहला सवाल, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के साथ कोड एंजाइम को जुड़वाने वाले फैक्टर का नाम, तो बोलना सिग्मा फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के साथ कोड एंजाइम को अलग हटाने वाले का नाम, तो बोलना रो फैक्टर। रो फैक्टर कहां होता है, टर्मिनेटर पे होता है। सिग्मा फैक्टर कहां होता है, प्रोमोटर पे होता है। याद करना कितना आसान है। सिग्मा फैक्टर, सिग्मा में एस होता है, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्टार्ट, स्टार्ट करवाने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, सिग्मा फैक्टर। और रो में आर होता है, आर फॉर रो, आर फॉर रोक देना, रोक देने के लिए जो फैक्टर चाहिए उसका नाम क्या होता है, रो फैक्टर। तो बताओ प्रोमोटर के साथ जुड़वाने के लिए कौन सा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। टर्मिनेटर पे आरएनए पॉलीमरेज के कोड एंजाइम को हटवाने वाले का नाम क्या होगा, रो फैक्टर। और जब वो हटेगा तो साथ में ये आरएनए भी हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। तो ये जो आरएनए है ये आजाद आरएनए है, और इस आजाद आरएनए को आप क्या कहिएगा, तो इस आजाद आरएनए को कहिएगा नेसेंट आरएनए। कौन सा आरएनए कहिएगा, नेसेंट आरएनए। तो बताइए रो फैक्टर जब वहां आया तो नेसेंट आरएनए, नेसेंट आरएनए, आजाद आरएनए बिल्कुल अलग हो गया कि नहीं हो गया, तो बिल्कुल अलग हो गया। बताइए बच्चों यहां तक आपको कोई परेशानी, कोई भी परेशानी कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ऐसे मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर होता है तो जरूर लिखिएगा। क्लियर है। तो बताइए नेसेंट आरएनए फ्री हो गया कि नहीं हो गया, अरे फ्री को नेसेंट आरएनए कहा जा रहा है, तो आजाद हो चुका है। लेकिन बच्चों किसका पढ़ रहे हो तुम, प्रोक्रियोट का। अब तुम दिमाग चलाओ, प्रोक्रियोट का आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा चीज है, प्रोक्रियोट में क्या कोई न्यूक्लियस अलग और साइटोप्लाज्मिक चैम्बर अलग होता है, नहीं, उसके अंदर तो कोई न्यूक्लियस होता ही नहीं है। यानी कि उसके अंदर एक ही चैम्बर है जिसमें क्रोमोसोम भी होगा और उसी के अंदर राइबोसोम भी होगा, और वहीं पे सारा काम होगा। या हम ये कहें कि न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बना, अब न्यूक्लियस से बाहर उसको निकालना होगा, तो ये तो बेवकूफी वाला ना बात हो गया जी। प्रोक्रियोट में कब से न्यूक्लियस आ गया, प्रोक्रियोट का मतलब ये है, प्रो मतलब पहले, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बनने से पहले जो सेल हुआ करता था वो प्रोक्रियोटिक सेल कहलाता है, सिंपल। तो प्रोक्रियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता नहीं है। तो अब बताओ एक ही चैम्बर है ले दे के, उसी चैम्बर में राइबोसोम भी है और उसी में उसका डीएनए भी है, तो डीएनए से हो गया आरएनए बन गया, और आरएनए लगे हाथ राइबोसोम पे जाएगा और ट्रांसलेशन करना चालू कर लेगा। आरएनए लगे हाथ जाएगा और ट्रांसलेशन करना चालू हो जाएगा।
तो क्या इस आरएनए को लंबा सफर करने की जरूरत है? क्या इस आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर निकलने की जरूरत है? क्या इस आरएनए को दूसरे चैम्बर में जाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि जहां पे डीएनए है उसी बाजू में राइबोसोम है। अरे जहां बना वहीं पे उसको जो है राइबोसोम पे लगा देना है, और राइबोसोम पे जाएगा, अपना ट्रांसलेशन करना चालू हो जाएगा। ट्रांसलेशन कहने का मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस चालू हो जाएगा। मतलब इस आरएनए को मॉडिफाई करने की जरूरत है क्या? सोचो ना, एक रूम से निकल के दूसरे रूम में जाएगा तो दूसरा रूम वाला कैसे इसको पहचानेगा? तो उस समय के लिए हमको ना इसको टोपी पहनाना पड़ता है, टेलिंग करना पड़ता है, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। जब एक कमरा से दूसरा कमरा में जाता है तब ना, यहां तक जिस कमरा में डीएनए है उसी कमरा में राइबोसोम है, उसी कमरा में प्रोटीन सिंथेसिस होगा, उसी कमरा में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो क्या कमरा चेंज हो रहा है? क्या चैम्बर चेंज हो रहा है? क्या कोई ऑर्गेनल है? क्या कुछ नहीं है। तो पहचानने का कोई लफड़ा, कोनो लफड़ा नहीं है। और अगर कोई लफड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या ट्रांसक्रिप्शन के बाद, क्या ट्रांसक्रिप्शन के बाद इस आरएनए में कोई मॉडिफिकेशन होगा? कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इसको कोई लफड़ा है ही नहीं। बिल्कुल मॉडिफिकेशन नहीं होगा। कब? आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। और ये सीधा राइबोसोम पे पहुंचेगा और क्या करना चालू करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है? कई बार तो ये हो जाता है ना कि इधर ही बना रहा होता है, देखो ये इतना सा इन लटका हुआ है ना, यहीं पे राइबोसोम पहुंच जाता है, और राइबोसोम पहुंच के क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना चालू कर देता है। राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं तो आगे हम बताएंगे। तो राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, ये दोनों इसके साथ जुड़ते हैं। इधर आरएनए भी बन रहा है, इधर इसका ना ट्रांसलेशन भी हो रहा है। मतलब लगे हाथ ट्रांसलेशन भी चालू है, और लगे हाथ मतलब उधर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और लगे हाथ ट्रांसलेशन भी चालू है। यानी कि आप कह सकते हैं प्रोकैरियोट में कई बार ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ चल सकता है कि नहीं? बिल्कुल चल सकता है। कपल्ड फेनोमेना है कि नहीं? कपल्ड मतलब जो दो लोग साथ चलते हैं उनको कपल कहा जाता है। तो कपल्ड फेनोमेना है। ट्रांसक्रिप्शन इज समटाइम्स कपल्ड विथ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। ऐसा इसलिए संभव है कि एक ही चैम्बर में दोनों काम हो रहा है कि अलग अलग चैम्बर में। लेकिन यूकैरियोट में चैम्बर अलग अलग होगा, तो कपलिंग का तो बातें नहीं है। एक उस देश में है तो एक इस देश में है, दोनों साथ कैसे हो सकता है? तभी साथ होगा जब वो यहां आएगा। तो वो तो संभव ही नहीं है कि साथ साथ हो, पहले वहां का काम हो जाएगा फिर यहां का काम होगा। लेकिन यहां वाले में तो क्या है, दोनों काम एक ही चैम्बर में होना है। तो कई बार ट्रांसक्रिप्शन इधर हो रहा होता है और साथ साथ ट्रांसलेशन भी चल रहा होता है। तो बताओ, हम बोल नहीं सकते हैं प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसलेशन इज कपल्ड विथ ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है कि नहीं बच्चों? तो क्या प्रोकैरियोटिक डीएनए में कितने आरएनए पॉलीमरेज आए? एक आरएनए पॉलीमरेज आया। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था उसका कोड एंजाइम में 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और एक सिग्मा फैक्टर जो उसको रिकॉग्निशन साइट पे बाइंड करवाता है। अच्छा, टर्मिनेटर साइट पे रो फैक्टर था जो उसको वहां से हटवाता है, उतरवाता है, डिस्पोज करवाता है। स्ट्रक्चरल जीन का 5 डैश से 3 डैश की तरफ, मतलब आरएनए बनने का डायरेक्शन बोल रहे हैं 5 डैश से 3 डैश की तरफ, लेकिन टेम्पलेट का बोलोगे तो 3 डैश से 5 डैश की तरफ ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसके रिजल्ट में एक आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये काम जो होता है वो साइटोसोल में ही हो रहा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जैसा कोई चीज प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए का मॉडिफिकेशन करने की प्रोकैरियोट में कोई जरूरत नहीं होती है। और प्लस 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 कई बार प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन खत्म भी नहीं हुआ होता है, इधर ट्रांसलेशन चालू हो गया होता है। मतलब ट्रांसलेशन इज बीइंग कपल्ड विथ ट्रांसक्रिप्शन ओनली 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 इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। और बाकी ये फिगर के माध्यम से आपको समझाया गया। आरएनए पॉलीमरेज सारा काम स्वयं करता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड करना, दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंस के आधार पे कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ जोड़ के आरएनए का सीक्वेंस तैयार करना। बस याद रखना, आरएनए का जब सीक्वेंस बना रहे हो तो अगर डीएनए में एडेनिन होगा तो आरएनए में उसके उल्टा में यूरासिल जोड़ना, थाइमिन मत जोड़ देना, क्योंकि आरएनए में
थाइमीन नहीं होता है, थाइमीन की जगह पे यूरासिल होता है। तो अगर डीएनए में एडेनिन होगा तो आरएनए में क्या होगा, यूरासिल होगा। अगर डीएनए में थाइमीन होगा तो आरएनए में क्या होगा, एडेनिन होगा। अगर डीएनए में साइटोसिन होगा तो आरएनए में क्या होगा, गुआनिन होगा। अगर डीएनए में गुआनिन होगा तो आरएनए में क्या होगा, साइटोसिन होगा। फिर से अगर डीएनए में एडेनिन होगा तो आरएनए में यूरासिल होगा, यूरासिल होगा, थाइमीन नहीं होगा। और इस तरीके से बताओ बच्चों आरएनए का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। प्रोकैरियोट में याद रखने वाली बात, एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एक ही चैम्बर में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों होता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन इज बीइंग कपल्ड विथ ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए को मॉडिफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ट्रांसक्रिप्शन में कोड एंजाइम को जुड़वाने के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए होता है। ट्रांसक्रिप्शन में कोड एंजाइम को टर्मिनेटर से हटाने के लिए रो फैक्टर की जरूरत होती है। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो बच्चों कैसा लगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, जरूर बताइएगा कमेंट में कि जो मेरे द्वारा मेहनत किया जा रहा है वो सही जगह तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, और आपको सही से चीजें समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। क्लियर है? चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक डीएनए के साथ। और उसमें हम बहुत कुछ नया सीखेंगे क्योंकि यूकैरियोट में बहुत पंगा है, तो उसको अलग से पढ़ते हैं। लेकिन तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।